अभी तक की वीडियोस में हम देख चुके हैं कि कैसे हमको आज़ादी मिली। उसके बाद हाउ टू ग्रुप्स एमर्ज, जिसको हम नरम दल और गरम दल के नाम से जानते हैं, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेस्ट। उसके बाद द स्ट्रगल्स ऑफ द रेवोल्यूशनरीज, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, हाउ पंडित नेहरू become the first prime minister of India, of newly independent India, how he was as an interim prime minister, as a prime minister. In the last video I told कि उनका reign was almost 18 years. तो वो कैसे रहे, प्लस हमने महलनोबिस मॉडल का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। सो इन दिस वीडियो मैं पहले ही एक रोड मैप दे देता हूँ। मैं इस वीडियो में सबसे पहले महलनोबिस मॉडल को एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम बहुत सारे वर्क्स देख चुके हैं पंडित नेहरू के, तो और बहुत सारी टर्म्स भी सामने आई, जैसे नेहरूवियन इकोनॉमी, नेहरूवियन एरा। सो बेसिकली हम नेहरूवियन एरा को ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट से रिव्यू करने की कोशिश करेंगे with reference to Indo-Chinese War 1962 and the socio-economic policies including science and education policy. So without wasting any more time, let's get started. लास्ट वीडियो में मैंने 5 years प्लान भी डिस्कस करे थे। तो पहला 5 year प्लान वो बहुत अच्छा जा रहा था, अच्छी खासी डेवलपमेंट भी हुई, लेकिन 80% पॉपुलेशन इंडिया की उस डेवलपमेंट से पीछे छूट गई, और वो 80% पॉपुलेशन इंडिया की रूरल पॉपुलेशन थी। 20% डेवलपमेंट ज़रूर हुई, लेकिन वो सिर्फ अर्बन इंडिया में हुई। तो इस डेवलपमेंट के चलते ये रूरल लोग, रूरल एरियाज जो कि हमारे ही लोग हैं, हमारे ही इलाके हैं, ये पीछे ना रह जाएं। ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन और लेसन बन गया था फॉर द सेकेंड 5 year प्लान। एंड फॉर दैट the economic advisor of Pandit Jawaharlal Nehru, Mr. प्रेमचंद महलनोबिस, उनको अपॉइंट किया गया एंड उनको ये पूरी स्टडी बनानी थी जिससे ये पता लग पाए कि कैसे इंडिया डेवलप कर सकता है। और इस वजह से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ के नाम से जानते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ इज सिंपली ऑल राउंड डेवलपमेंट, और ये बहुत ज़रूरी थी सारे सेक्टर्स में होना, जो कि इसका मतलब भी है सारे सेक्टर्स में इक्वल डेवलपमेंट, और ना ही तो इतनी डेवलपमेंट तो कि होनी चाहिए जितनी उस सेक्टर को ज़रूरत है। एंड थर्ड, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इसका, वो ये है कि जो एक ब्रिज है रूरल और अर्बन का, ये टूटा हुआ है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, इट्स एम्प्टी। तो महलनोबिस मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव था टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन रूरल एंड अर्बन। अब जैसे ये तो सबको पता है कि रूरल इंडिया वाज मोस्टली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, या मैं ये कहूँ पूरा ही एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, और एग्रीकल्चर वाज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून एंड स्टिल डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। तो तब उन लोगों ने ये सोचा कि वी शुड कंस्ट्रक्ट मोर इरिगेशन फैसिलिटी, डैम्स, या किसी भी वो हर चीज जिससे फार्मर को एक सुविधा मिल सकती है। थिंग्स लाइक कनाल कंस्ट्रक्शन, रोड्स, हेल्थ एंड एजुकेशनल सपोर्ट, अवेयरनेस फार्मर्स के अंदर, एंड पावर सेक्टर, इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी गई। लेकिन ये सब करने के लिए अब बहुत इन्वॉल्व होके सुनना टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस। इस सब को करने के लिए बड़ी मशीन्स की ज़रूरत थी, एडवांस मशीन्स की ज़रूरत थी, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी उन मशीन्स को रखने के लिए, या जहाँ वो मशीन्स काम करेंगी, और बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी जिससे ये दोनों आती। और हम अभी अभी आज़ाद हुए थे, हाउ कैन यू मैनेज टू डू ऑल दैट। इसी वजह से पब्लिक पार्टिसिपेशन, या मैं ये कहूँ प्राइवेट पार्टिसिपेशन की नीड गवर्नमेंट को उस टाइम नजर आई।
कि जब तक प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट अलोन कैन डू ऑलमोस्ट नथिंग, और या फिर बहुत स्लाइट डिफरेंस आ सकता है, मेजर नहीं आएगा। ये बात प्रशांत चंद्र महालनोबिस को तब समझ आई थी। और इस दुनिया में हर चीज की डेवलपमेंट की एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है, और वो फाउंडेशन होती है एजुकेशन। डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। ही सेड कि एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ अ लायनेस, द वन हु कंज्यूम्स इट स्टार्ट्स रोरिंग। तो ऐसे ही लोगों की वजह से एजुकेशन को प्रायोरिटी दी गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट R&D इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, मैनेजमेंट स्कूल्स, इन सब की नीड वहाँ पड़ी गई। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, एजुकेशन पे काम हो रहा है, हेल्थ केयर पे काम हो रहा है, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे काम हो रहा है, और दूसरी तरफ क्या चल रहा है? वायलेंस। ये अभी भी नहीं सुधरे। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, एवरीवन वाज डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट, अभी भी उनकी सुई वहीं अटकी हुई है। और ज़्यादातर अगर हम देखें तो ये फाइट्स बहुत ही बेबुनियाद होती हैं। दीज आर द फाइट्स बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स, जिनका कोई सोल्यूशन एज सच बहुत होता नहीं है। अगर आप प्रेजेंट में हो और आप इसको सोच के लड़ रहे हो कि पास्ट में ये होना चाहिए था या ये नहीं होना चाहिए था, यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। लेकिन इतनी अकल उस टाइम शायद लोगों में नहीं थी, और नहीं होगी, तभी ऐसी बेवकूफ़ानी हरकत कर रहे थे। डेवलपमेंट में साथ देने की बजाय, उसका हिस्सा बनने की बजाय और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। और इतनी डिस्टर्बेंस, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स महलनोबिस मॉडल के फेलियर का रीजन बने। लोग साथ नहीं दे रहे क्योंकि उनको अपनी पड़ी है, देश की नहीं पड़ी। एंड महलनोबिस मॉडल्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन अर्बन एंड रूरल। अब क्योंकि महलनोबिस मॉडल फेल हो गए थे, अब अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में एक बहुत ही बड़ा डिवाइड था जिसको ब्रिज नहीं किया जा सकता था। वहां पे स्किल्स इंक्रीज होने की बात हो रही थी, लेकिन लोगों को लड़ने से फुर्सत ही नहीं थी, स्किल्स कहाँ से इंप्रूव होती। और जब महलनोबिस मॉडल फेल हुआ, उसके बाद जो रूरल इंडिया के लोग थे, जो गरीब लोग थे, उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया अपना सामान टू अर्बन सिटीज, या मैं सिंपली ये कहूं, दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टूवर्ड्स अर्बन सिटीज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि वहां तो जो अच्छा खासा काम हो रहा था वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, अर्बन चले गए। और उसकी वजह से क्या हुआ, अब अर्बन आ गए, अब जैसे अर्बन सिटीज में लोग रह रहे हैं वैसे तो रह नहीं सकते, क्योंकि उतनी औकात ही नहीं है, उतनी स्किल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब हम झोपड़पट्टी बनाएंगे। और इसी का एक रीजन हुआ कि बॉम्बे, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द कंट्री, उसके अंदर इंडिया और या फिर नहीं तो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, धारावी। एंड बिकॉज ये लोग स्किललेस लोग थे, इनकी इसी स्किललेसनेस की वजह से इनके अंदर एक टेम्पटेशन जागी टू कमिट क्राइम, बिकॉज उनके आसपास ही अर्बन लोग रहते थे जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था। तो दे वर टेम्प्टेड टूवर्ड्स कमिटिंग अ क्राइम, बल्कि एक स्किल सीखने के। और उसके बाद पॉलिटिशियंस तो हमारे स्टार्टिंग से ही अपने आप को अलेक्जेंडर द ग्रेट समझते हैं। इन लोगों ने इन स्लम्स को वोट बैंक की तरह कंसिडर करना शुरू कर दिया, इनसे वादे करने शुरू कर दिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और इनकी पॉपुलेशन का ऐसा वोट बैंक यूज करना शुरू कर दिया। और जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे, जो शरीफ लोग थे, उन लोगों में से भी वो लोग चीप लेबर बन गए, उन लोगों को बहुत सस्ते में हायर किया जा रहा था। एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इंडिया फेस्ड एब्सोल्यूट फेलियर in becoming a manufacturing hub in that days. अब इसी के चलते एक्सपोर्ट टारगेट्स तो बहुत थे कि हम इतनी चीजें मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर उसके बाद ये एक्सपोर्ट करेंगे, वी विल बिकम रिच, एंड एटलीस्ट वी विल ट्राई बिकमिंग रिच।
लेकिन ये हो नहीं पाया। लेकिन जो पेट्रोल का इंपोर्ट था वो रुका भी नहीं, इतनी डिस्टरबेंस के होने के बावजूद भी। और यही एक बहुत बड़ा रीजन बना जिसकी वजह से इंडियन करेंसी बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यू हो गई, क्योंकि हम प्रॉफिट में जा नहीं रहे लेकिन डेट बढ़ता जा रहा है क्योंकि पेट्रोल आता जा रहा है। इस वजह से एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंडिया के। एंड ये बहुत प्रोफेशनल्स का मानना है, और इस पूरी स्टडी को पढ़ के मेरा मानना भी अब यही है कि जब तक इंडिया में स्मार्ट विलेजेस नहीं होंगे, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रियलाइज नहीं किया जा सकता। एंड स्मार्ट विलेजेस simply means having an agro processing base, have a good supply chain, have a good marketing, brilliant management, a nice bridge between industries and customers। और इस सब से एक और अपॉर्चुनिटी निकल के आती है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बट देर होती है ना, देर नहीं होती। ये सब इंडिया में अब लागू हो रहा है under many projects, and all thanks to Modi government. Initiatives like Make in India, Digital India, Skill Development and many more, इन सब की वजह से वो ड्रीम अब काफ़ी हद तक रियलिटी बन चुका है और बन रहा है। एंड इंडिया का एक गोल है टू बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब एंड अ डेवलप्ड कंट्री बाय द ईयर 2047। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली ये हो जाए। And then Jawaharlal Nehru started implementing socio-economic policies to ensure economic and political empowerment। और इन पॉलिसीज के पॉइंट्स अभी हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया गया इन रिफॉर्म्स के चलते टू एंश्योर लोकल एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज लोकल डेवलपमेंट। बट इंडियन बीइंग इंडियंस, उन्होंने फेक पेमेंट्स चलाने शुरू कर दिए इसमें, और इन फेक पेमेंट्स की वजह से ये जो पूरा पर्पस था ये डिफीट हो गया। नाउ यू कैन इमेजिन कि बंदा किस हद तक लड़ सकता है। दीज पीपल वर नॉट गिविंग अप, और यहां जो बाकी लोग थे वो रादर देन साथ देने के और परेशानियां क्रिएट कर रहे थे। बट सो ऑन, ये जो प्रोग्राम था ये रिप्लेस कर दिया गया एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम से, along with proper identification and cash transfer into bank। And in 1954 इंडियन इकोनॉमी मोनेटाइज्ड हो गई क्योंकि 3 डिनोमिनेशंस का इंट्रोडक्शन हो चुका था, और वो 3 डिनोमिनेशंस थी 500, 1000 एंड 10,000। बट क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है, इनमें क्या दिक्कत आई, जो बड़े डिनोशंस के नोट थे, जैसे इसमें 10,000 हो गया, अब हमारे टाइम पे 2000 था। अभी की सिचुएशन और तब की सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम ही थी, क्योंकि यही 2 बड़े नोट ना ये बड़े हेल्पफुल थे इन अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। और ब्लैक मनी जब बढ़ता है ना तो एक पैरेलल इकोनॉमी इकट्ठा होता रहता है, या मैं ये कहूं एक पैरेलल इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाता है। वो भी एक चैलेंज है कंट्री के लिए। और 1954 में ही एक इंसिडेंट हुआ जहां फार्मर्स और ये जो लोग थे जो रूरल एरिया के थे और अर्बन एरिया में गए, इन वीकर सेक्शंस को सोसाइटी के पॉलिटिक्स ने हाईजैक कर लिया। उनको इनमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा वोट बैंक दिख रहा था, तो बाद में उसके लिए भी लॉज आए गए इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और 1956 में अलॉन्ग विद स्टेट रेम्यूनरेशन जमींदारी एक्ट भी अबॉलिश कर दिया गया, जिसमें ये तय किया गया कि कुछ लिमिट्स होंगी अब, जैसे एक जमींदार सिर्फ 18 एकड़ 18 एकर्स फर्टाइल लैंड अपने पास पोजेस कर सकता है, एंड 54 एकर्स नॉन फर्टाइल लैंड पोजेस कर सकता है। उससे कम है तो मर्जी है, लेकिन इससे ज्यादा हुआ तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ है। ये एक स्ट्रेट अप वायलेशन है गवर्नमेंट का। बट अगेन इंडियन बीइंग इंडियंस, लोगों ने लैंड अक्वायर करना शुरू किया। अब ज्यादातर हम इंडिया में कॉन्सेप्ट देखते हैं, हम बाहुबलियों का कॉन्सेप्ट बहुत है यहाँ पे।
तो इसी के चलते लोगों ने अपने नौकरों के नाम पे लैंड करने शुरू कर दिए। तो ऐसे करते करते अपने रिश्तेदारों के नाम पे लैंड करने शुरू कर दिए कि हमारे पास नहीं है। अब जुगाड़ पे तो चलती है ना हिंदुस्तान की जनता। तो ये तो मैं बहुत छोटा बता रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। तो ऐसे ही चलते चलते ये प्लान भी कोलैप्स कर रहा था, या मैं ये कहूँ कि ये ऑन पेपर तो इट वाज वेरी गुड, बट ग्राउंड रियलिटी ये बच्चे से लेके बूढ़े तक हर सिटीजन ऑफ इंडिया को पता है। और अब जब ऐसे अपनी कॉमन सेंस लगाते हैं, और उसमें कुछ हमको रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब ऐसे कोई एक बंदा लैंड खरीदता रहेगा तो इन दी एंड ये होगा कि उसकी फैमिली के पास ना पूरा गांव होगा। और यही चीज सरकार नहीं चाहती थी, लेकिन ये हो रहा था बहुत एरियाज में। डोमिनेशन तो खतरनाक थी ना लोगों की, और इस वजह से क्या था, वो लोग लैंड बेचते नहीं थे और उलझुल रेट पे बेचते थे। ये भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं था। और क्योंकि ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं था, जो गरीब लोग थे वो लैंडलेस हो गए। और जो बिल्कुल ही पुअर बैकग्राउंड है, जिनके पास कुछ था ही नहीं, जैसे फार्मर्स, लेबरर्स, ये बेचारे तो लैंडलेस ही थे बिल्कुल। इनकी तो कोई पूछने वाला ही नहीं था, इनको तो कोई देखने वाला था ही नहीं। एंड आफ्टर दैट आचार्य विनोबा भावे, जो एक गांधीयन लीडर थे, उनकी नजर इस सिचुएशन पे पड़ी और फिर उन्होंने आवाज उठानी शुरू करी टुवर्ड्स दिस कि लोग इतना सारा लैंड होने के बावजूद भी इंडिया में लैंडलेस कैसे हैं, और ये लैंड अक्यूमुलेशन कम होनी चाहिए। मतलब ये सिर्फ ऑन पेपर नहीं, प्रैक्टिकलिटी में भी इसको इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। और जो भी इन्होंने मूवमेंट चलाया, दैट मूवमेंट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट सक्सेस। लेकिन स्टिल अभी अभी जो डस्ट बैठी है, एकदम से तो लोग उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर नहीं देंगे। तो अभी भी उस मूवमेंट में एक बहुत ही बड़ा गैप था बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड लेबर्स। और स्टिल अभी भी पावरफुल तो एक्सप्लॉइट करेगा ही। और बहुत जगह क्या हो रहा था, जहां लेबर्स की यूनिटी बन गई, उन्होंने मिलकर मालिक को मार दिया, और मालिक तो रोज पीटता ही था उन्हें। तो एक बहुत ही वायलेंट इन्वायरमेंट था, जो कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं था बिल्कुल। आप खुद सोचो, आप एक ऐसी सोसाइटी में रहना चाहोगे जहां आपके बाहर निकलते ही आपको कोई भी मार सकता है, आपके घर वाले सेफ नहीं है। वी डोंट वांट टू लिव इन दिस टाइप ऑफ सोसाइटी, राइट? उस टाइम की सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी। गवर्नमेंट वाज ट्राइंग सो हार्ड टू मेक समथिंग हैपन एंड पीपल वर लाइक, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास आज पैसा है, हम इंसान को इंसान नहीं समझेंगे। और फिर गरीब भी कब तक चुप रहेगा, कब तक पिटता रहेगा? गरीब भी यही सोच लेगा एक टाइम पे कि यार कभी ना कभी तो हमें मरना ही था, और रोज तो वैसे भी मर ही रहे हैं, तो एक काम करो, जो पूरी जिंदगी हमको परेशान करता है इसको मार के मरते हैं। उस टाइम ये हो रहा था इंडिया में। एंड यही इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के चलते पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी होने लग गई थी। और इसका इनिशिएटिव जवाहरलाल नेहरू ने लिया था by establishing the Panchayati Raj system in 1958. But lack of awareness, lack of funds और वही domination of powerful people, इनकी वजह से ये वाला सिस्टम भी कोलैप्स कर गया। ऊपर से एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे, बाहर से बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे थे, हमारे कंट्री के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे थे। बट फाइनली जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बनी थी, उस टाइम पंचायती राज सिस्टम को दोबारा रिवाइज किया गया थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट रिस्पेक्टिवली। एंड जवाहरलाल नेहरू डिलीवर्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीच। मैं सबको बोलता हूँ कि सबको वो स्पीच एक बार या तो देखें या पढ़ें, जैसे भी मीडियम में आपको वो चीज़ अवेलेबल हो। इट वॉज अ ब्रिलियंट स्पीच, जिसमें उन्होंने सबको ये बताया कि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी का पैरेलल चलना कितना जरूरी है फॉर नेशन बिल्डिंग। एंड उनकी स्पीच को रीडिजाइन कर दिया गया, उनको एक नाम दिया गया द फर्स्ट साइंस पॉलिसी ऑफ इंडिया 1958।
आप ये डायरेक्टली भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, यू विल फाइंड इट। रीडिजाइन स्पीच के कुछ पॉइंट्स और सब पॉइंट्स थे। जैसे रीडिजाइन स्पीच में एक ट्रायंगुलर रिलेशन का जिक्र किया गया था बिटवीन इंडस्ट्रियलिस्ट, साइंटिस्ट एंड गवर्नमेंट, और इसका एक सिंपल मोटिव था कि साइंटिस्ट रिसर्च में अपने टाइम ज़्यादा देंगे और नई नई इन्वेंशंस करेंगे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उस सब को फाइनेंस करेंगे और गवर्नमेंट इस सारी चीज़ों को रेगुलेट करेगी और सब कुछ प्रोटेक्ट करेगी। एंड यू योरसेल्फ थिंक, नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, नई नई चीज़ें बन रही हैं, उनकी यूटिलिटी है, उन पे पहले से ही पैसा लग चुका है, उसके बाद अब वो गवर्नमेंट बेच रही है, उसमें थोड़ा सा टैक्स गवर्नमेंट भी कमा रही है, तो इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव मनी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज तो ठीक है, एजुकेशन पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस हुई। इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज डूइंग रियली वेल, जैसे मैंने अभी बताया। एजुकेशन पॉलिसी में क्या था, अच्छा कैसे हो रहा था और बुरा क्या हो रहा था, इसको भी एक सेकंड में समझते हैं। और इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने IITs बिल्ड करने शुरू करे, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने शुरू करे, मेडिकल कॉलेजेस, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने एस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए। और उससे क्या हुआ, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ गई, उन्होंने जब इस चीज को रेगुलेट किया तो। लेकिन इसमें बुरा क्या था, ये चीज पॉलिटिक्स ने हाईजैक कर ली। और पॉलिटिक्स में क्या हुआ, इन लोगों ने और इंस्टीट्यूशन बनाने शुरू कर दिए, दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। लेकिन इन्होंने गलती ये की कि जो एग्जिस्टिंग है उनकी क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दिया। तो आप फिर ऐसी चीज को क्या कहोगे, ये तो वोट बैंक बढ़ाना हो गया ना, कि हम आपके बच्चों के लिए कॉलेज खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, हमें वोट दे दो। लेकिन उनके अंदर क्या हो रहा है वो हम नहीं बता रहे, वो खुद देखना जाके। और इसी वजह से जो लोग वेल्दी हैं, जो भेज सकते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को कंट्री से बाहर भेजना शुरू कर दिया। इसी को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब अच्छा हो रहा है कि जो इंडियन डायस्पोरा है, मतलब जो इंडिया के लोग बाहर की कंट्रीज में रह रहे हैं, इंडिया उनको इनवाइट कर रहा है। लेकिन ये सोचने की बात है, वो लोग आएंगे तो जब उनको यहाँ फायदा दिखेगा। तो इंडिया अब उस चीज पे काम कर रहा है कि अब हम उन लोगों के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें भी फायदा हो और उनको भी फायदा हो। अगर हमारा टैलेंट बाहर है और बाहर के लोगों को एक्सेल करवा रहा है, बाहर की कंट्री को एक्सेल करवा रहा है, और हम पीछे छूट रहे हैं, ये क्या बेवकूफ़ी है। सो इट्स बेटर ना कि हमारा टैलेंट हमारे पास रहे और हम ग्रो करें। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का क्राउन नहीं दिया जाता, उनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड मैन। उन्हें कुछ पॉइंट्स क्लैरिफाई किए कि कैसे एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को होना चाहिए, और वो पॉइंट्स अभी डिस्कस करते हैं। उन्होंने सिंपली फॉरेन पॉलिसी को ऐसे डिफाइन किया कि जिस तरीके से इंडिया पूरे वर्ल्ड से इंटरैक्ट करता है, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। और अगर दूसरे वर्ल्ड के काउंटर पार्ट्स इंडिया के साथ काम कर रहे हैं एंड इन सम टाइम अगर वो हमको ही एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें या अपने इंटरेस्ट के लिए हमारे यूज करना शुरू कर दें जिसमें हमारा इतना ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है खास, तो रादर देन फॉरेन इंटरेस्ट हमको फोकस करना चाहिए ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट। इसको उन्होंने डिप्लोमेसी का नाम दिया। सो ही ऑल्सो पास्ड अ स्टेटमेंट दैट फॉरेन पॉलिसी इज आइडियल एंड डिप्लोमेसी इज रियल। अगर आपको डिप्लोमेसी का एग्जांपल समझना है, अभी कुछ ही टाइम पहले जो G20 समिट हुआ था उसमें देखने को मिलेगा रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ना ही तो यूक्रेन की बैड बुक्स में आना चाहते हैं, ना रशिया से रिलेशंस बिगाड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने इस चीज को एड्रेस किया बाय सेइंग एरा ऑफ वॉर।
उन्होंने रशिया और यूक्रेन का नाम ही नहीं लिया। दैट इज डिप्लोमेसी। अब वॉर तो उन दोनों के बीच में चल रही है, वो पता ही है ना, वो सबको पता है, लेकिन किसी का भी नाम नहीं लिया। तो अब दोनों कंफ्यूज है कि हमारे साथ है, हमारे साथ है। दैट्स डिप्लोमेसी। अब जैसे उनको रशिया के साथ खड़े होके ये बोलना था कि रशिया की वॉर यूक्रेन के साथ है, वॉर विद यूक्रेन, लेकिन उन्होंने बोला क्या, वॉर इन यूक्रेन। तो यूक्रेन के अंदर वॉर कैसे चल रही है, लेकिन क्योंकि अंदर डिस्ट्रक्शन है तो वॉर सीन्स तो डिपिक्टेड है ना। तो आपने सब कुछ बोल दिया, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरीके से नहीं समझ पाया। इसको डिप्लोमेसी कहते हैं कि अपना नेशनल इंटरेस्ट, अपना एजेंडा आगे रखना बिना सामने वाले को डायरेक्टली हार्म किए, या एटलीस्ट उसे पता नहीं लगना चाहिए कि वो हार्म हो गया। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भी बताया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी 3 प्रिंसिपल से डिफाइन हो सकती है। एंड दीज प्रिंसिपल आर प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डिसआर्मामेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। अब जैसे हमने स्कूल में या कॉलेजेस में या न्यूज में हमने पढ़ा है कि देयर वाज अ कोल्ड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड रशिया। तो 2 सुपर पावर के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम। तो कोल्ड वॉर में ना ही इंडिया पूरी तरीके से अमेरिका के साथ था, ना ही पूरी तरीके से रशिया के साथ था। तो इंडिया एक बहुत ही डिप्लोमेटिक फ्रंट पे था उस टाइम। अगर इस ही डिप्लोमेसी का एक करंट एग्जांपल देखना है तो हम देख सकते हैं वो जो क्रूड ऑयल डील हुई है इंडिया की रशिया के साथ। और इस पूरे सिस्टम में क्या हुआ है, इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल मंगाया और उस क्रूड ऑयल को हमने खुद रिफाइन किया, और जब वो हमने रिफाइन कर दिया ना, उस पे भारत ऑयल का स्टैंप लग गया। अब वो हमारा ऑयल है, अब वो रशिया की प्रॉपर्टी नहीं है, और हम उसे अब यूरोप भेजते हैं। और इस ही एक्टिविटी की वजह से बहुत ही बड़ा चेंज आया है ऑयल इकोनॉमी में इंडिया की। एंड पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट इज सिंपली कि हमको न्यूक्लियर्स की जरूरत नहीं है पीस में रहने के लिए। इट्स लाइक हम तलवार हमारे हाथ में और हम बोल रहे हैं कि हम शांत हैं। ये कैसी शांति हुई? तो पॉलिसी ऑफ डिसआर्मामेंट सिर्फ यही कहती है। और पॉलिसी ऑफ पंचशील एक और आइडियल एस्पेक्ट है इसका, लेकिन पंचशील से हुई डिप्लोमेसी एक रीजन बन गई इंडो चाइना वॉर का। बाकी जो पंचशील के प्रिंसिपल्स थे वो थे इक्वल ट्रीटमेंट टू ईच अदर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर गवर्नमेंट एंड पावर, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स, not to attack over each other, and fifth was promoting coexistence and world peace. These were the principles of Panchsheel, 5 principles. अब उस टाइम तिब्बत का पंगा चल रहा था चाइना के साथ इंडिया का, लेकिन इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था, और उस टाइम चाइना का जो रूलर था वो बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज का भूखा था। उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपने रिसोर्सेज चाहिए, बस जैसे मर्जी चाहिए। बहुत रिसोर्सेज तो उसने ऐसे भी एक्वायर कर लिए थे जिसका उसे यूज भी नहीं था, वो बस उसके पास पड़े थे। लेकिन इंडिया को ये बात समझ में आ रही थी, तो इंडिया ने इसको थोड़ा टालने की कोशिश की। और जो हम स्लोगन्स मूवीज में बहुत बार सुना है हमने, हिंदी चीनी भाई भाई, ये तभी आया। और पॉलिसी ऑफ पंचशील के चलते ही आया ये सब। चाइना ने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कैप्चर करने की कोशिश करने लगा, अक्साई चिन पे अपनी मिलिट्री पावर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करने लगा। लेकिन इंडिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि इंडिया वॉर को अवॉइड करना चाहता था। लेकिन इन्हीं सब चीजों के चलते चाइना मान नहीं रहा, इंडिया टाल रहा है उसे, तो ये अटैक एंड अवॉइडेंस की गेम में वॉर अनअवॉइडेबल हो गई। एंड इवेंचुअली the war of Indochina 1962 happened. And as long as we are reviewing Nehru's era, this Indochina war became one of the baddest patches on the Nehruvian era. It was one of the baddest. So अभी तक के लिए तो बहुत। अगली वीडियोस में हम
लाल बहादुर शास्त्री का रेन एक्सप्लोर करेंगे, इंदिरा गांधी का रेन एक्सप्लोर करेंगे, उनकी पॉलिसीज इकोनॉमिक एंड सोशल, एजुकेशनल, हेल्थ, वो सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे. टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, बी हेल्दी, पीस.